ये कहानी 25 अगस्त 2022 की है। इसकी शुरुआत एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होती है। आजकल हर कोई, खासकर नए उम्र के लड़के लड़कियां, सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं। इसी तरह 15 साल की एक लड़की की मुलाकात 21 साल के एक नौजवान से होती है। ये लड़की मुंबई की रहने वाली है और वो नौजवान भी मुंबई का ही निवासी है, जिसका घर बांद्रा ईस्ट में है। दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया पर होती है। पहले हल्की फुल्की बातचीत होती है, फिर वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे स्कूल जाने वाली ये 15 साल की लड़की 21 साल के संतोष मकवाना से प्यार करने लगती है। इसके बाद दोनों बार बार मिलने लगते हैं। मुंबई में मिलने के लिए संतोष का एक दोस्त विशाल अंबिवल उनकी मदद करता है। विशाल और संतोष दोनों इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। विशाल का घर जुहू में है और वही संतोष अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता राठौर के साथ आता है और दोनों वहां अच्छा वक्त बिताते हैं, फिर अपने अपने घर लौट जाते हैं। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसी बीच एक दिन लड़की के घर वालों की नजर संतोष पर पड़ती है, जो उनकी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है। ये देखते ही वे आगब बुला हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी छोटी स्कूल जाने वाली बेटी को इस लड़के ने बहका लिया है और वो उसे बहला फुसलाकर अपने साथ घुमा रहा है। इस पर लड़की के घर वाले बेहद नाराज हो जाते हैं और संतोष की जमकर पिटाई करते हैं। वे उसे खूब जलील भी करते हैं। गर्लफ्रेंड के घर वालों के इस व्यवहार से संतोष को गहरी ठेस पहुंचती है। वो खून का घूंट पीकर रह जाता है और अपमान का बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। इसी बीच वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक आखिरी बार मिलने की गुजारिश करता है। वो कहता है, तुम्हारे घर वालों ने हम पर पाबंदी लगा दी है, मुझसे मारपीट भी की, लेकिन इससे पहले कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएं, कम से कम एक बार ठीक से ब्रेकअप कर लें। प्लीज मुझसे आखिरी बार मिलो। लड़की थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर कहती है, ठीक है, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। उधर लड़की के घर वाले उसे खोज रहे थे, क्योंकि 25 अगस्त को वो स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम होने के बाद भी वापस नहीं लौटी। घबराए माता पिता ने आसपास के इलाके में तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परेशान होकर उन्होंने पुलिस को बेटी के लापता होने की सूचना दी। उनकी शिकायत के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया, क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी। 26 अगस्त यानी एक दिन बाद परेरा नगर में लोगों की नजर एक सूटकेस पर पड़ी। सूटकेस जिस तरह से एक सुनसान जंगली इलाके में पड़ा था, उसे देखकर ही लोगों को शक हुआ कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई असामान्य चीज है। हो सकता है लोगों को उस पर खून के धब्बे या कुछ और संदिग्ध निशान भी दिखे हों। संदेह होने पर लोगों ने तुरंत नायगांव रेलवे पुलिस को फोन किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने स्थिति को गंभीर मानते हुए अंधेरी पुलिस को भी सूचना दी। अंधेरी पुलिस ने सूटकेस की जांच की और उसके अंदर से स्कूल ड्रेस और एक तौलिया बरामद किया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्कूल ड्रेस की जांच के आधार पर पुलिस ने जल्द ही उस स्कूल का पता लगा लिया जिससे लड़की संबंधित थी। पुलिस को याद आया कि 25 अगस्त को एक परिवार ने अपनी 15 साल की बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत उन घरवालों को बुलाया। जब लड़की के माता पिता पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव देखा तो उनका कलेजा फट गया। ये वाकई उनकी 15 साल की बेटी की लाश थी, जो एक दिन पहले स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी थी। घर वाले गहरे सदमे और दुख में डूब गए, रोने बिलखने लगे। पुलिस ने उन्हें सांत्वना दी और फिर पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? क्या किसी से आपकी कोई दुश्मनी थी? जैसे ही पुलिस ने यह सवाल किया, घर वालों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, एक लड़का था जो हमारी बेटी को परेशान करता था। हमें शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि उसी लड़के ने हमारी बेटी की हत्या की है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटा और चेतावनी दी थी कि वह उनकी बेटी से दोबारा न मिले। हो सकता है बदला लेने के लिए उसने ये हत्या की हो। उस लड़के का नाम संतोष मकवाना है।
अब पुलिस ने संतोष मकवाना के बारे में ज्यादा जानकारी जुटानी शुरू कर दी। लड़की के घर वालों ने न सिर्फ संतोष का मोबाइल नंबर पुलिस को दिया, बल्कि उसका घर का पता भी बताया। पुलिस ने तुरंत संतोष के घर पर टीम भेजी, लेकिन वो वहां नहीं था। जब पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश की तो पाया कि फोन स्विच ऑफ था। इससे साफ हो गया कि संतोष ही मुख्य संदिग्ध था। संतोष को बचने के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखना ही सबसे सुरक्षित तरीका लगा। लेकिन ये मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि मोबाइल बंद होने की वजह से वे उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। अब सवाल यह था कि पुलिस संतोष को कैसे पकड़े और उस तक कैसे पहुंचे। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया जारी रखते हुए संतोष के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया। इसका मकसद था कि जैसे ही मोबाइल ऑन हो, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। पुलिस की मेहनत रंग लाई जब 27 अगस्त को संतोष का मोबाइल सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ। जैसे ही यह सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। सर्विस प्रोवाइडर और अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद से पुलिस को पता चला कि मोबाइल मुंबई में नहीं, बल्कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में चालू हुआ था। अब पुलिस ने यह जानने का प्रयास किया कि अहमदाबाद में मोबाइल की सटीक लोकेशन क्या थी। जांच करने पर पता चला कि मोबाइल अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास लगे टावर से कनेक्ट हुआ था। मोबाइल फोन सुबह 5:20 पर ऑन हुआ था और फिर तुरंत बंद कर दिया गया। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि संतोष मकवाना और उसका साथी विशाल, जो कि इस केस में भी फरार था, मुंबई से ट्रेन के जरिए भाग चुके थे और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर रुके होंगे। अब पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। पुलिस ने स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, पास के लॉज, होटल और रेस्टोरेंट्स की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। लेकिन बड़ी मशक्कत के बावजूद पुलिस को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास किसी भी सीसीटीवी फुटेज में संतोष और विशाल नहीं दिखे। ना वे ट्रेन से उतरते हुए नजर आए, ना स्टेशन से बाहर निकलते हुए, ना किसी होटल, लॉज या रेस्टोरेंट में। अब ये मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल था कि अगर ये दोनों अहमदाबाद आए थे तो फिर अचानक कहां गायब हो गए। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि वसई से एक ट्रेन राजस्थान की ओर जाती है, जो कि अहमदाबाद होते हुए गुजरती है। ये ट्रेन बेंगलुरु, कर्नाटक से चलती है और राजस्थान की तरफ जाती है। पुलिस को ये समझ में आया कि संभवतः संतोष और विशाल इसी ट्रेन में सवार थे। जब सुबह 5:20 पर मोबाइल ऑन हुआ था, वही समय उस ट्रेन के अहमदाबाद स्टेशन पर रुकने का था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, बल्कि ट्रेन के अंदर ही थे। वो ट्रेन जो बेंगलुरु से वसई होते हुए राजस्थान की तरफ जा रही थी। और ये ट्रेन कुछ देर के लिए जब अहमदाबाद में रुकी, इत्तेफाक से उसी वक्त इन लड़कों का मोबाइल फोन 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हो गया। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और पूरे रूट की स्कैनिंग करने की शुरुआत की, वसई से लेकर आगे गुजरात और राजस्थान की तरफ जहां तक ट्रेन जाती है। इस पूरे रूट की स्कैनिंग करने की शुरुआत की। खासकर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पुलिस ने चेक करने की शुरुआत की। जब पुलिस ने ये जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एक और महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, जिससे इस मामले की तफ्तीश थोड़ी और आगे बढ़ी। पुलिस ने देखा कि दोनों लड़के वाकई कत्ल वाले दिन ही, यानी जिस रोज ये हत्या हुई थी, उसी दिन ट्रेन में चढ़ते हुए साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे थे। ट्रेन में जो इंजन है, उसके जस्ट बाद वाले डब्बे में संतोष और विशाल खड़े थे। अब पुलिस को एक इंपॉर्टेंट क्लू मिल चुका था, जिसमें पुलिस को यह पता चल गया था कि कौन से नंबर की ट्रेन पर, कब और कहां से चलने वाली ट्रेन पर ये दोनों लड़के किस डब्बे में सवार हुए। पुलिस ने ये सारी जानकारी अहमदाबाद और उसके आगे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, वहां की पुलिस से शेयर की। उन्होंने रेलवे पुलिस को निर्देश दिया कि सीसीटीवी फुटेज देखिए, चेक कीजिए कि इस उम्र के या इस तरह दिखने वाले कोई लड़के नजर आते हैं या नहीं। इसके बाद अहमदाबाद यानी गुजरात और राजस्थान की रेलवे पुलिस लगातार
उस इलाके में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, खासकर वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक करती रही, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को इन लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला और इन दोनों लड़कों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही थी। मुंबई पुलिस ने यह भी सोचा कि आखिर ये दोनों लड़के अहमदाबाद, गुजरात या राजस्थान की तरफ ही क्यों गए, किसी और दिशा में क्यों नहीं गए। जब पुलिस ने इस एंगल पर जांच की और पता लगाया तो उन्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि संतोष मकवाना, जिस पर कत्ल का इल्जाम है, उसकी दादी अहमदाबाद से 146 किलोमीटर दूर पालनपुर के एक गांव में रहती है। जैसे ही ये जानकारी मिली, पुलिस को लगने लगा कि संभवतः ये दोनों लड़के पालनपुर में ही ट्रेन से नीचे उतरे होंगे। अब पुलिस ने पालनपुर रेलवे पुलिस से संपर्क किया। मुंबई पुलिस ने उनसे कहा कि आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करें। अगर ये दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतरते हुए दिखें तो तुरंत हमें जानकारी दें। इसके बाद पालनपुर रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज स्कैन करना शुरू किया, लेकिन वहां के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतरते हुए नहीं दिखे। शायद सीसीटीवी कैमरे का एंगल कुछ ऐसा रहा हो कि दोनों लड़के उतरकर किसी और रास्ते से निकल गए हों, जिससे वहां की पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी न मिली हो। यह भी संभव था। इस बीच मुंबई पुलिस की एक टीम पालनपुर पहुंची और उन्होंने संतोष की दादी के घर दबिश दी। पुलिस ने दादी और घर के अन्य लोगों से पूछताछ की, लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया और उल्टा पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने दावा किया कि संतोष यहां आया ही नहीं। हालांकि पुलिस को संतोष की दादी के बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के तरीके से शक होने लगा कि शायद वो झूठ बोल रही है। संभवतः वो अपने पोते को छिपाने और उसके गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब तक संतोष अरेस्ट नहीं हो जाता या उनके घर में नहीं मिल जाता, तब तक पुलिस दादी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। पुलिस जरूरत से ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह भी संभव था कि दादी सच बोल रही हो। 3-4 दिन बाद जब पुलिस को लगा कि मामला थोड़ा सेटल हो गया है, तो उन्होंने दोबारा संतोष की दादी के घर दबिश दी। लेकिन इस बार भी ना तो संतोष मिला, ना ही उसका दोस्त विशाल। दादी ने फिर से वही जवाब दिया कि उसे कुछ पता नहीं है और पुलिस बेवजह उन्हें परेशान कर रही है। मुंबई पुलिस को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। मुंबई पुलिस निराश होकर पालनपुर से लौटने की तैयारी कर ही रही थी। तभी मामले में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फोन आया और फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसने 2 लड़कों को, जिनकी उम्र 20 से 22 साल के बीच होगी, संतोष की दादी के घर में देखा है। जिस महिला के घर आपकी पुलिस टीम 2 बार छापेमारी करके लौट चुकी है। जब ये जानकारी पुलिस को मिली तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है। शुरू में वह व्यक्ति पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसे में लिया तो उसने अपनी पहचान बताई। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका संतोष की पालनपुर में रहने वाली दादी के साथ किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। यानी अगर देखा जाए तो पुलिस को फोन करने वाला व्यक्ति संतोष की दादी का दुश्मन था। उसे लगा कि यही सही मौका है जिससे संतोष की दादी के लिए भी मुसीबत खड़ी होगी और जो गुनहगार लड़के हैं वे भी पकड़े जाएंगे। इसी सोच के साथ उसने खुफिया तरीके से पुलिस को सूचना दी। इस बार पुलिस को सटीक जानकारी मिल गई, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब पुलिस की टीम ने तीसरी बार संतोष की दादी के घर पालनपुर में दबिश दी। इस बार इत्तेफाक से संतोष और विशाल दोनों वहीं पर मिल गए। पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 34 दिनों तक मेहनत करनी पड़ी और हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कत्ल की बात कबूल कर ली। पूछताछ में एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। संतोष ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया था। लड़की उसके बुलाने पर उससे मिलने गई। संतोष उसे अपने दोस्त विशाल के जुहू स्थित घर पर ले गया, जहां वे पहले भी मिला करते थे। वहां संतोष ने लड़की को समझाने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो उसे छोड़कर जा रही है। वो उसे मनाने लगा
कि सिर्फ घर वालों के मना करने से सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम फिर भी साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर संतोष इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। संतोष के मन में बदले की आग तो थी, लेकिन वो चाहता था कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरह कंटिन्यू रहे। हालांकि लड़की अपने बॉयफ्रेंड की पिटाई के बाद इतनी डर गई थी कि उसने ठान लिया कि अब वो संतोष के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। उसने साफ साफ कह दिया कि वो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर इस रिश्ते को जारी नहीं रख पाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, झगड़ा बढ़ गया। लेकिन संतोष शायद पहले से ही तैयार था कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उसे क्या करना है। वो पहले से ही एक चाकू लेकर आया था। बहस के दौरान उसने अचानक अपनी जेब से चाकू निकाला और ताबड़तोड़ वार करने लगा। जब संतोष लड़की पर हमला कर रहा था, उसी वक्त उसका दोस्त विशाल, जो बगल वाले कमरे में मौजूद था, अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि संतोष लगातार लड़की पर चाकू से वार कर रहा था। विशाल ने लड़की को पकड़ लिया, जिससे वो बच न सके और संतोष उस पर बेरहमी से हमला करता रहा। महज 15 साल की एक स्कूली बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। अब हत्या तो हो चुकी थी, लेकिन दोनों लड़के खुद भी कम उम्र के थे। उनके पास ज्यादा तजुर्बा नहीं था। अब सवाल था बचने का तरीका क्या हो। जितना उनका दिमाग चल सकता था, उन्होंने उतना सोचा और प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने लड़की की पहचान छुपाने की सोची। लड़की के कपड़े बदल दिए। वो स्कूल ड्रेस में आई थी, लेकिन उन्होंने स्कूल ड्रेस उतारकर अलग रख दी और लड़की को विशाल के ही कपड़े पहना दिए। क्योंकि हत्या विशाल के घर में हुई थी, इसलिए वहां के उपलब्ध कपड़े इस्तेमाल किए गए। इसके बाद उन्होंने लड़की की लाश को एक बड़े सूटकेस में ठूंस दिया ताकि उसे ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने लड़की के कपड़े जरूर बदल दिए, लेकिन उसकी स्कूल ड्रेस और बाकी कपड़े उसी सूटकेस में डाल दिए जिसमें उन्होंने उसकी लाश को रखा था। फिर उन्होंने उस सूटकेस को अच्छी तरह से पैक किया और जुहू से निकलकर अंधेरी पहुंचे। वहां से विरार की ओर जाने वाली एक लोकल ट्रेन पकड़ी। इस सफर में उनके साथ था वो भारी सूटकेस जिसमें संतोष की गर्लफ्रेंड की लाश बंद थी। मुंबई से विरार के रास्ते में नायगांव स्टेशन पर दोनों लड़के उतरे। वहां से आगे बढ़ते हुए वे परेरा नगर पहुंचे, जहां उन्हें एक घना जंगल दिखाई दिया। ये जगह आबादी से थोड़ी दूरी पर थी, जिससे उन्हें ये सही ठिकाना लगा। बिना ज्यादा देर किए उन्होंने उस सूटकेस को जंगल में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इसके बाद वे फिर से ट्रेन पकड़कर मुंबई छोड़ने की कोशिश में लग गए। ये घटना माता पिता के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। अपनी बेटी को खोने का दर्द, उसे ढूंढने की चिंता और फिर उसकी हत्या की खबर पाना किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। ये साफ दिखाता है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं और उनकी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता के सुझावों और सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। संतोष ने जो किया वो न केवल कानून बल्कि नैतिकता के भी खिलाफ था। गुस्सा और प्रतिशोध व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, और संतोष ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो कदम उठाया वो न सिर्फ गलत बल्कि अमानवीय भी था। ऐसी परिस्थितियों में संयम रखना और सही निर्णय लेना बेहद जरूरी होता है। परिवार को बच्चों के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहिए। उनके दोस्तों और गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही बच्चों को भी अपने माता पिता से खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ऐसी भयावह घटनाओं से बचा जा सके। सोशल मीडिया के इस दौर में अजनबियों से जुड़ते समय भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ये प्लेटफॉर्म नए दोस्त बनाने और रिश्ते विकसित करने में मददगार तो हो सकता है, लेकिन इसके खतरे भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। तो ये थी आज की खौफनाक और सच्ची कहानी, जहां प्यार ने एक खूनी मोड़ ले लिया। संतोष की सनक और गुस्से ने उसकी ही जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक छोटी सी नासमझी, एक गलत फैसला और अंजाम एक मासूम लड़की की बेरहमी से हत्या। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भावनाओं पर काबू पाना कितना जरूरी है। गुस्सा,
बदला और ईगो कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होते, बल्कि ये और भी बड़ी मुसीबतों को जन्म देते हैं। रिश्तों में सम्मान और सहमति सबसे अहम होते हैं, और जबरदस्ती या जबरन किसी को साथ रखने की जिद केवल विनाश की ओर ले जाती है। अगर आपको ट्रू क्राइम डेप्थ्स का ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी से जुड़े रहें। हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सच्चाई की गहराइयों में झांकने के लिए जुड़े रहें ट्रू क्राइम डेप्थ्स के साथ। आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर।